निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कराची का एक रोज़ा दौरा। अनवारुल हक काकड़ को पाक बहरिया की शमशीर बहरी जंगी मश्क पर ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान और ईरान का दोतरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर इत्तेफाक। निगरां वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी से ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और इलाकाई रवाबित समेत बाहमी मुफाद के तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी गौर हुआ। निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुक्की से सऊदी वफ़द की मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। बलूचिस्तान की निगरां काबीना में तोसी। मजीद 6 वज़रा की काबीना में शमूलियत। गवर्नर बलूचिस्तान अब्दुल वली खान काकड़ ने निगरां वज़रा से हलफ लिया। तकरीब में निगरां वज़ीर आला मीर अली मर्दान डोमकी समेत आला हुक्काम की शिरकत। इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन की वज़ारती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का मौजू अमन दस्तों की हिफाजत और सलामती है। कौमी तराने से तकरीब का आगाज़। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के दौरान शहीद होने वाले शुहदा को खिराज अक़ीदत पेश। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जहलुम के करीब टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंजेस का दौरा। फील्ड फायर और जंगी मशकों का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ को मश्क के लिए तयशुदा तरबियती मकासद के बारे में ब्रीफिंग। मुख्तलिफ ऑपरेशनल मशकों को अंजाम देने में फ़ज़ाइया, आर्मी एविएशन और ज़मीनी दस्तों की हम आहंगी की तारीफ। जवानों की जंगी महारत और जारहाना जज्बे को सराहा। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी अमल पर सियासी जमातों से मुशावरत का अमल जारी। अवामी नेशनल पार्टी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वफूद की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। इंतखाबात के शेड्यूल, हल्काबंदियों और तारीख से मुतालिक मुशावरत। इलेक्शन कमीशन ने आइन के मुताबिक शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम की यकीन दहानी कराई है। ANP रहनुमाओं की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। वज़ारत मजहबी उमूर के ज़ेर एहतमाम बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी और तमाम हुकूक हासिल हैं। इंतहा पसंदों का कोई मजहब नहीं होता। ज़बरदस्ती किसी का मजहब या अकीदा तब्दील नहीं कराया जा सकता। जड़ावाला सानहे में मुलव्विस शरपसंद अनासिर को कड़ी सजा दी जाएगी। निगरां वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर डॉक्टर अनीक अहमद। अटक जेल में चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत। अदालत ने मजीद 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड दे दिया। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसन जुल्कुरनैन ने केस की समाअत 13 सितंबर तक मुलतवी कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ शो एट 6 में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान अयाज असलम और मैं हूं नाजिया खान। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का ईमान, मेरा कयाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब।
اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے، وزیر اعظم کا دورہ کراچی۔ آپ کو بتائیں وزیر اعظم کو پاکستان نیوی کی شمشیر بحری جنگی مشق پر بریفنگ دی گئی ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کو کراچی کے ایک روزہ دورے کے دوران پاکستان نیوی کی جنگی مشق شمشیر بحر میں انہوں نے شرکت کی اور اس کے بعد ان کو بریفنگ بھی دی گئی۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے موجود ہیں اسد یار خان، ان سے مزید تفصیلات حاصل کر لیتے ہیں۔ جی اسد یار خان، آگاہ کیجیے گا۔ جی نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کراچی میں موجود ہیں اور انہیں پاک بحریہ کی جو جنگی مشقیں ہیں شمشیر بحر 9 اس کے اوپر ڈی بریفنگ سیشن ہوا ہے، اس میں وزیر اعظم نے خاص طور پر شرکت کی۔ وزیر اعظم جب ڈی بریفنگ سیشن کے لیے پہنچے تو پاک بحریہ کے سربراہ پاک بحریہ کے جو سربراہ ہیں چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی، انہوں نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے جنگی مشقوں کی اہمیت پر زور دیا اور ان کا کہنا تھا کہ جنگی مشقوں کا جو بنیادی مقصد ہے وہ آپریشنل صلاحیتوں کو نکھارنا اور مربوط حکمت عملی بنانا ہے۔ انہوں نے فورس کمانڈرز کی طرف سے جو ایک مربوط حکمت عملی بنائی گئی اس کو انہوں نے سراہا، اور خاص طور پر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ فورس کمانڈرز کی طرف سے جو حکمت عملی بنائی گئی ہے اس سے پاکستان کی جو میری ٹائم سیکیورٹی ہے اور آپریشنل حکمت عملی وہ مزید مستحکم ہوگی۔ وزیر اعظم نے سی پیک اور گوادر بندرگاہ کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو پاک بحریہ کی بڑھتی ہوئی ذمہ داریاں ہیں اس کے اوپر بھی روشنی ڈالی، اور وزیر اعظم نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ پاک بحریہ جو ہے ملک کو درپیش کسی بھی خطرات اور چیلنجز سے نپٹنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ اور اس موقع پر وزیر اعظم نے پاک بحریہ کی استعداد کار میں اضافے کے لیے تمام دستیاب وسائل فراہم کرنے کے یقین دہانی بھی کرائی۔ ڈپٹی چیف آف نیول سٹاف جو آپریشنز کے تھے، انہوں نے جو یہ شمشیر بحر جنگی مشقیں ہیں اس کے جو اغراض و مقاصد ہیں اس کے بارے میں وزیر اعظم کو آگاہ کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ جو جنگی مشقیں ہیں اس میں پاکستان بحریہ کی جو مختلف اسٹریٹجیز ہیں ڈپلائمنٹ اسٹریٹجیز اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں۔ اس جو ڈی بریفنگ سیشن تھا اس میں حکومت کے اعلیٰ حکام اور تینوں مسلح جو افواج ہیں اس کے جو سینئر آفیسرز تھے انہوں نے بھی اس میں شرکت کی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اسد یار خان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کراچی کے دورے پر ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو پاکستان نیوی کی شمشیر بحر جنگی مشق پر بریفنگ بھی دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی آگاہ کریں کہ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے جنگی مشقوں کی اہمیت پر زور دیا جس کا مقصد آپریشنل صلاحیتوں کو نکھارنا اور مربوط حکمت عملی ہے۔ نگراں وزیر اعظم نے فورس کمانڈرز کی مربوط حکمت عملی کو بھی سراہا جو ملک کی میری ٹائم سیکیورٹی اور آپریشنل حکمت عملی کو مزید مستحکم کرے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی کہتے ہیں کہ موجودہ اور آنے والا دور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہے، ہمیں اپنے نوجوانوں خصوصاً طلباء کو آئی ٹی اور مصنوعی ذہانت کے علوم سے لیس کرنا ہوگا۔ وہ اسلام آباد میں ہوائے آئی سی ٹی مقابلوں کی اختتامی تقریب سے خطاب کر رہے تھے، جس کی تفصیل بتائیں گے ارسلان اسد۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت دو ایسے شعبے ہیں جن میں صدر ڈاکٹر عارف علوی کی خصوصی دلچسپی رہی ہے۔ اسی سلسلے میں اسلام آباد میں چین کی معروف کمپنی ہواوے کی جانب سے پاکستانی نوجوانوں کے لیے آئی سی ٹی مقابلوں کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ پاکستانی آبادی کی اکثریت نوجوانوں پر مشتمل ہے، جن کو اگر روایتی علوم کے ساتھ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تربیت سے بھی لیس کیا جائے تو وہ مختلف شعبوں میں بہتر روزگار کمانے سمیت ملکی معاشی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آئی ٹی اب ہر فیلڈ کی دوسری ٹانگ ہے، کوئی فیلڈ اب بغیر آئی ٹی کے نہیں چل سکتی۔ آئی ٹی کو ہر پروفیشن کے ساتھ تمہیں ریلیٹ کرنا پڑے گا۔ اگلی دنیا کے اندر انفارمیشن اور کمیونیکیشن آر دا ٹو تھنگز وچ ہیو اوپن دا ڈور فار پاکستان۔ اس وقت نالج از ان دا کلاؤڈ، از ناٹ ایون ان دا بکس۔ پاکستان کی معیشت کچھ دنوں کے لیے اگر کمزور نظر آتی ہے، ریوائیو کرے گی۔ یو ہیو دا ٹیلنٹ، دنیا میں مارکیٹ ہے، تم جو یہاں پروڈیوس کر رہے ہو وہ ہوا کے ذریعے تم بھیج رہے ہو، کسی کو مائیگریشن کی ضرورت نہیں ہے، ان کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، ویزا دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہے نا۔ واٹ یو ڈو
gets used here because there's a huge market here. सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि हमारे दो हमसाय ममालिक आईटी के शोबे में बर वक्त पॉलिसी साजी और अमली इकदामात के जरिए तरक्की की दौड़ में हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। ताहम अभी भी वक्त है कि हमारी सियासी लीडरशिप और सीनियर ब्यूरोक्रेसी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अहमियत को तस्लीम करते हुए इस शोबे में हंगामी इकदामात करने होंगे। तकरीब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के निगरान वजीर उमर सैफ ने भी खिताब करते हुए कहा कि दुनिया के कई शोबों में तेज इंटरनेट और स्मार्टफोन्स ने इनकलाब बर्पा किया है। इस मौके पर सदर मुमलिकत ने हुआवे ICT मुकाबलों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले नौजवानों को अवार्ड्स दिए और उनकी हौसला अफजाई की। अरसलान सदकट खेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जेहलम के करीब टला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने फील्ड फायर और जंगी मशकों का मुशाहिदा किया। इस मौके पर उन्हें चैलेंजिंग माहौल में ऑपरेशनल तैयारियों में मजीद बेहतरी के लिए मशकों के तरबियती मकासद के बारे में ब्रीफिंग दी गई। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मशकों में फजाइया, आर्मी एविएशन और ज़मीनी दस्तों के दरमियान हम आहंगी को सराहा। उन्होंने जवानों की जंगी महारत और बुलंद जज्बे को सराहा। टिल्ला फायरिंग रेंज पहुंचने पर कमांडर 4 कोर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी और अमरीकी कायम मकाम नायब सेक्रेटरी असिस्टेंट विक्टोरिया नोलैंड के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि विक्टोरिया नोलैंड ने निगरान वज़ीर ख़ारजा को उनकी हालिया तकर्री पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख़याल किया गया। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बाहमी ताउन को मज़ीद बढ़ाने और तमाम शोबों में पाक अमरीका मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया गया। और निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने मुलाकात की है। इस्लामाबाद में होने वाली इस मुलाकात में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और इलाकाई रवाबित समेत बाहमी मुफाद के तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी गौर किया गया है। आम इंतखाबात के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों के साथ मुशावरत का सिलसिला जारी है। अवामी नेशनल पार्टी के वफ़द ने मियां इफ्तिखार हुसैन के सरबराही में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात की और इलेक्शन के इनेकाद और हल्का बंदियों से मुतालिक अपनी सिफारिशात पेश की। मीडिया से गुफ्तगू में मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमारी तजावीज़ और खदशात को गौर से सुना। इलेक्शन कमीशन ने आइन के मुताबिक शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम की यकीन दहानी करवाई है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल के वफ़द ने भी मुलाकात की और आम इंतखाबात से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए BNP मैंगल के रहनुमा आगा हसन बलोच ने कहा कि हमने अपनी जमात का मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन के सामने पेश कर दिया है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और उसकी बालादस्ती के लिए शफाफ इंतखाबी अमल बहुत अहम है। इजलास में इंतखाबात के शेड्यूल और तारीख से मुतालिक मुशावरत की गई, जबकि सियासी पार्टीज़ ने अपना मौक़िफ़ और तहफ़्फ़ुज़ात भी कमीशन के सामने रखे हैं। इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, PTI और JUI के वफूद पहले ही मुशावरत कर चुके हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 7 रुकनी वफ़द ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की और इलेक्शन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। वफ़द ने वोटर लिस्टों, हल्का बंदी और इंतखाबी शेड्यूल से मुतालिक अपनी तजावीज़ पेश की। मीडिया से गुफ्तगू में सेनेटर मंजूर काकड़, मीर अब्दुर्रहमान केतरान और BAP के दूसरे रहनुमाओं ने कहा कि बलूचिस्तान में हल्का बंदियों से मुतालिक उमूर पर इलेक्शन कमीशन से मुशावरत हुई है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर दीगर जमातों से भी बात करेंगे। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने साइफर केस में चेयरमैन PTI का मजीद 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड दे दिया है। जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने अटक जेल में केस की समाअत की। साइफर केस की अगली समाअत 13 सितंबर को होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत इस्लामाबाद ने साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने साइफर से मुतालिक केस की इन कैमरा समाअत की। अदालत ने FIA की जानिब से मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। शाह महमूद कुरैशी के वकील बाबर अवान और FIA की जानिब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाखावर और जुल्फ़िकार अब्बास नकवी अदालत के रूबरू पेश हुए। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पेश किया गया था। और दरिया सतलज में सैलाब की सूरत हाल में बतदरीज कमी हो रही है। गंडा सिंह सुलेमान की और हेड इस्लाम के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक गंडा सिंह के मुकाम पर पानी का बहाव
98,060 क्यूसेक। हेड सलमान के मुकाम पर पानी की आमद 95,196, जबकि खराज 81,367 क्यूसेक है। हेड इस्लाम के मुकाम पर पानी का बहाव 82,916 क्यूसेक्स है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां भी जारी हैं। मानसून बारिशें 2 से 5 सितंबर तक जारी रहने की पेशगोई की गई है, जबकि तमाम बड़े दरियाओं के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। और अभी कुछ बात करते हैं एशिया कप के इब्तदाई मैच की। पाकिस्तान की जानिब से शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया जा रहा है। मैच की आखिरी 2 गेंदें जारी हैं और इस वक्त पाकिस्तान ने 300। इफ्तिखार अहमद की जानिब से आज शानदार सेंचुरी स्कोर की गई है। 71 गेंदों पर उन्होंने 109 रन की शानदार इनिंग्स खेली है, जिसमें 4 छक्के और 11 चौके शामिल हैं। आप ज़ीशान करीम हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ज़ीशान, शानदार खेल देखने को मिल रहा है 15 साल बाद, और शायकीन क्रिकेट भी खासे पुरजोश हैं, परफॉर्मेंस भी बेहतरीन है, क्या कहिएगा? जी बिल्कुल, 15 साल के बाद पाकिस्तान में एशिया कप का इनेकाद हो रहा है और पहले ही मैच में पाकिस्तान ने ना सिर्फ शानदार बल्कि जानदार जो है वो खेल पेश किया है। और मुल्तान के जो शायकीन थे, जिस तरह से वो खेल चाह रहे थे, उसी तरह का पाकिस्तानी बैटिंग लाइन ने पेश किया है। पाकिस्तान ने नेपाल को एशिया कप के पहले मैच में 343 रन का हदफ दिया है। आज मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में जो है वो एशिया कप के पहले मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया और पाकिस्तान ने 6 विकेटों के नुकसान पर 342 रन बनाए हैं। थोड़ा सा स्लो स्टार्ट था आज पाकिस्तान का और 25 के स्कोर पर आज हमारे ओपनर्स जो हैं वो पवेलियन लौट गए। फ़खर जमान 14 और इमामुल हक 5 रन बना सके, लेकिन उसके बाद बाबर आजम और रिजवान ने जो है वो थोड़ा सा इनिंग्स को स्टेबलाइज किया और रिजवान जो है वो आज थोड़े से अनलकी रहे। उन्होंने 44 रन बनाए थे कि वो रन आउट हो गए, जिसके बाद बाबर आजम और इफ्तिखार अहमद ने जो है वो सीट संभाली और इन्होंने डबल सेंचुरी पार्टनरशिप कायम की है। 214 रन की इनके दरमियान सेंचुरी पार्टनरशिप हुई है और बाबर आजम ने एक मरतबा फिर आज साबित किया है कि वो वनडे क्रिकेट के बेहतरीन बैटर हैं। उन्होंने आज अपने वनडे कैरियर की 19वीं सेंचुरी जो है वो मुकम्मल की है और वो पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा जो सईद अनवर की 20 सेंचुरियों का रिकॉर्ड है, उससे बस उसको बराबर करने से 1 सेंचुरी की दूरी पर हैं। आज बाबर आजम ने 151 रन की इनिंग्स खेली है और उनकी इनिंग्स में 4 छक्के और 14 चौके शामिल थे। 131 गेंदों का जो है वो बाबर आजम ने सामना किया है। इफ्तिखार अहमद ने उनका आज भरपूर साथ दिया, उन्होंने भी सेंचुरी स्कोर की। आज उनकी वनडे कैरियर की इफ्तिखार अहमद की ये पहली सेंचुरी है। 109 रन पे जो है वो इफ्तिखार जो है वो नॉट आउट रहे हैं। उन्होंने जो है वो 4 छक्के और 11 चौके लगाए हैं और पाकिस्तान ने नेपाल को 343 रन का आज हदफ दिया है। ठीक है ज़ीशान, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एक तरफ जहां सईद अनवर की जो 20वीं सेंचुरी के रिकॉर्ड के करीब हैं बाबर आजम, तो वहीं हाशिम आमला की 19 सेंचुरियों का रिकॉर्ड आज तोड़ने में जो है कम उम्र और इसके साथ साथ तेज तरीन 19 सेंचुरियाँ करने का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ने में जो है वो बाबर आजम कामयाब रहे हैं। यूँ पाकिस्तान की जानिब से 343 रन का हदफ जो है वो सेट किया गया है स्कोर बोर्ड पर नेपाल की क्रिकेट टीम के लिए। नाज़रीन, एशिया कप के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान मुकाबला मुल्तान स्टेडियम में जारी है। हमारे नुमाइंदे फरहान मिर्जा इस वक्त मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं। फरहान, आगाह कीजिएगा, क्या जोशो खरोश देख रहे हैं? शहर ओलिया में एशिया कप का जादू सर चढ़कर बोल रहा है और पाकिस्तान और नेपाल की टीमों के दरमियान मैच जारी है। शायकीन की एक बहुत बड़ी तादाद जो है स्टेडियम का रुख कर रही है। शायकीन का जो जोशो खरोश है वो देखने से ताल्लुक़ रखता है कि एक बेहतरीन जो आप मैच जो है उनको देखने को मिल रहा है, इंजॉय कर रहे हैं जो अपने स्टार्स को अपने दरमियान देखते हुए। हमारे कुछ शायकीन क्रिकेट है, उनसे बात करते हैं। कैसा देखते हैं अब नेपाल की टीम आज मुल्तान आई है और 15 साल के बाद जो है वो पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा है एशिया कप की? सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि हमें ना कि मेज़बानी दी गई है, जो कि हमारे मुल्तान में 1 मैचेस और लाहौर में 3 मैचेस दिए गए हैं। आप बताएं कि कैसा आप मैच आप देख रहे हैं, कौन से स्टार हैं आपके? मुझे मैच बहुत अच्छा लग रहा है। बाबर आजम मेरे फेवरेट हैं, तो पहली बार मैं मैच देखने आया हूं। तो औलिया के शहर में मैंने कहा मुल्तान में मैच हो और हम देखना, ऐसा हो नहीं सकता। तो इंशाल्लाह हम मैच विन की तरफ ले जाएंगे और इंशाल्लाह हम ही विन करेंगे। लेकिन औलिया के शहर में आए हैं और मैच देखने के लिए आए हैं और औलिया के शहर में जो है वो उसकी रौनकें बामे अरूज पर पहुँचेंगे। और भी क्रिकेट शायकीन हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं।
آپ بتائیں کہ کیسا دیکھ رہے ہیں آپ ٹیم کو یہاں پر جو میچ جو ہو رہا ہے اس کا؟ یہ بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ میلے کا سما ہو گیا ہے اور ایسی جو خوشیاں ہیں وہ ہمیں بہت چاہیے ہوتی ہیں. اور میلے کے سما میں جو ہے کہتے ہیں کہ نا خوشیاں جو ہے نا چھوٹی خوشی انسان کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. تو پاکستان میں جو ہے یہ میچ جو ہو رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی خوشی ہے. سب سے زیادہ ملتان جو ایک جنوبی پنجاب کہلایا جاتا ہے اور اس میں جو ہے لوگ آج میچ دیکھنے کے لیے دور دور سے آئے ہوئے ہیں. میں جو ہے ڈیرہ غازی خان سے آیا ہوں, مجھے بڑی خوشی ہو رہی. میں صبح سے چلا ہوا تھا اور ابھی پہنچا رہی ہوں. میں جو ہے نا بڑا انجوائے کروں گا میچ کو. جی بالکل, نہ صرف ملتان, میلسی, مظفر گڑھ, لیا, وہاڑی اور دور دراز کے علاقوں سے کرکٹ اسٹیڈیم, ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے کے لیے شاہی کرکٹ موجود ہے. ہمارے ساتھ ایک اور بھی شائقین کرکٹ موجود ہے. آپ بتائیں کیسا دیکھ رہے ہیں آپ کے شہر ملتان کے اندر کرکٹ میچ ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم بہت مطلب کہ شکر گزار ہیں اے سی سی کے ایشین کرکٹ کونسل کی, جنہوں نے ایونٹ ہوسٹ کیا ملتان میں فرسٹ ٹائم. اور یہ 15 سال بعد یہ ایونٹ یہاں ہو رہا ہے. اور آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ ٹو سی مائی اسٹارز لائک بابر اعظم, محمد رضوان. دے آر بریلینٹ جسٹ, دیٹس وائی. اور بہت بڑا کراؤڈ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بہت بڑی تعداد میں مطلب کراؤڈ یہاں اسٹیڈیم کا رخ کر رہا ہے اور ہم بہت ایکسائٹیڈ ہیں اس کے لیے. جی بہت شکریہ. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ایشیا کپ ایک ایسا کرکٹ ٹورنامنٹ ہے جو ایشیائی ممالک کو مقابلے کے جذبے اور دوستی کے ساتھ متحد رکھتا ہے اور شائقین کرکٹ کو مختلف ایشیائی جو ٹیمیں ہیں ان کی طرف سے بہترین کھیل دیکھنے کو ملتا رہے گا. جی ٹھیک ہے فرحان, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اور ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاصا جوش و خروش جو ہے ملتان کے لوگوں میں نظر آ رہا ہے, اور ہو بھی کیوں نہ, کیونکہ ایک لمبے عرصے کے بعد ملتان جو ہے وہ میزبانی کر رہا ہے ایک ایسے میچ کی, کیونکہ پاکستان کے اندر ایشیا کپ ہو رہا ہے 15 سال کے بعد, اور صرف 4 میچز گو کے یہاں کھیلے جائیں گے, لیکن جوش و خروش لوگوں کا دید نہیں ہے. لیکن یہ ایاز یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ یہ ورکنگ ڈیز ہیں, ویکینڈ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں, اور بابر اعظم اس وقت سب کے فیوریٹ ہیں. اچھا کچھ بات کرتے ہیں ایشیا کپ کی. جب افتتاح ہوا ہے تو اس میچ سے قبل جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں رنگا رنگ افتتاحی تقریب کا آغاز ہوا, اور ملتان اسٹیڈیم میں خوب لوگوں نے اس کو پارٹیسپیٹ بھی کیا. پاکستانی گلوکار آئمہ بیگ اور نیپالی گلوکارہ تریشالا گورنگ نے اپنی آواز کا جادو اس تقریب کے اندر جگایا. پاکستانی اور نیپالی گلوکاروں کی جانب سے آج دل مو لیے گئے اور بہترین ایک تقریب دیکھنے کو ملی. اس کے ساتھ ساتھ 16ویں ایشیا کپ کی ٹرافی نے ملتان کی سیر بھی کی اور ٹرافی کو شہر کے مختلف مقامات پر لے جایا گیا. ایشیا کپ میں 6 ٹیمز کو 2 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے. گروپ اے میں پاکستان, بھارت اور نیپال کی ٹیمیں شامل ہیں. گروپ بی کی بات کریں تو اس میں سری لنکا ہے, افغانستان ہے اور بنگلہ دیش ہے. ایشیا کپ کے 4 میچز پاکستان جبکہ باقی 9 میچز سری لنکا میں کھیلے جائیں گے, جبکہ فائنل 17 ستمبر. ناظرین, قدرتی آفات اور ماحولیاتی تبدیلیوں کی تباہ کاریوں سے نمٹنا ایک بہت اہم چیلنج ہے. پاکستان کی بات کی جائے تو موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہونے والے ممالک میں سر فہرست ہے, اور اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے تمام دستیاب وسائل جو ہیں وہ بھی حکومت استعمال میں لانے کی کوشش کر رہی ہے. اسی حوالے سے رپورٹ دیکھیے یاسر حسین کی. پاکستان سمیت دنیا کے بیشتر ممالک کو موسمیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات کا سامنا ہے. موسمیاتی تبدیلیوں کا معاملہ بنیادی طور پر عالمی درجہ حرارت میں تبدیلی سے منسلک ہے, جن کی بنیادی وجوہات میں درجہ حرارت بڑھانے میں معاون گیسز, کاربن ڈائی آکسائیڈ اور میتھین کا بڑے پیمانے پر اخراج اور جنگلات کے رقبے میں نمایاں کمی ہونا سر فہرست ہے. بدقسمتی سے پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک کی عالمی درجہ بندی میں 5ویں نمبر پر ہے, جبکہ عالمی کاربن اخراج میں پاکستان کا حصہ 1% سے بھی کم ہے. 2010 اور گزشتہ سال پاکستان میں آنے والے سیلاب نے سینکڑوں جانوں کو لقمہ اجل بنایا, کروڑوں افراد بے گھر کیے اور اربوں روپے کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا, جو اس موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہے. پاکستان میں غذائی اجناس کی پیداوار میں کمی, وبائی امراض کے پھیلاؤ میں اضافہ, خشک سالی اور گلیشیئرز کے پگھلاؤ بھی موسمیاتی تبدیلیوں کا نتیجہ ہیں. پاکستان ٹاپ 10 موسٹ ویلنریبل کنٹریز جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہیں وہ ان میں شامل ہے, اور ان میں ٹائم کے ساتھ اضافہ بھی ہو رہا ہے. اور یہ مینلی جو قدرتی آفات فلڈس کی شکل میں اور ہیٹ ویوز کی شکل میں آتے ہیں جو پچھلے کئی سالوں سے ہم نے فیس کیے ہیں. ان چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے لوگوں کو ان امپیکٹس کی معلومات فراہم کرنا اور ان کو مینیج کرنے کے طریقے سکھانا بہت ضروری ہے.
मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान की हर हुकूमत की अहम तरजीहात में शामिल रही है। वजारत माहौलियाती तब्दीली, NDMA और दीगर इदारे भी मौसमियाती तब्दीली की वजह से आने वाली आफात और हंगामी हालात से निमटने के लिए दिन रात कोशां हैं। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने के लिए हुकूमत के साथ साथ अवामी सतह पर भी इक़दामात उठाने की ज़रूरत है ताकि मुल्क को इस मसले के मनफी असरात से बचाया जा सके। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, कुदरती आफात और माहौलियाती तब्दीलियों से निमटना यकीनी तौर पर इस वक्त एक पूरी दुनिया के लिए चैलेंज बन चुका है और पूरी दुनिया के माहिरीन इस हवाले से गौर कर रहे हैं कि आया हम किस तरीके से इनसे निमट सकते हैं। इसी पर हम मज़ीद बात करते हैं। डॉक्टर सायरा करीमी साहिबा हमारे साथ मौजूद है, माहिर माहौलियात हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस वक्त जो सूरत हाल पूरी दुनिया को दरपेश है, हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के जो माहिर हैं इस हवाले से वो सर जोड़ कर बैठे हैं, लेकिन अभी तक इस हवाले से कुछ सदेबाब हमें इसका नज़र नहीं आता है। बुनियादी वजह इसकी क्या समझती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे अपने पास लेने के लिए। जी बिल्कुल सही बात है कि इस टाइम जो भी रिसर्च की फोकस है मुख्तलिफ साइंटिस्ट्स का वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। क्लाइमेट चेंज इफ़ेक्ट कर रहा है हर उस एरिया को जो कि ह्यूमन बेयर करते हैं, इन्वायरमेंटल है, इकोसिस्टम्स हैं हमारे। जैसे हम अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो फ्लड, इस तरह के चैलेंजेस जो भी हमने कैटास्ट्रॉफिक फ्लडिंग देखी है पिछले साल और अभी भी जो फ्लड प्रोन एरियाज़ हैं वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है कुछ पॉलिसीज़ की, मगर हमें जो चैलेंजेस को फौरी तौर पर बरूए कार लाने की ज़रूरत है विद इन पाकिस्तान, वो उसका फोरकास्टिंग सिस्टम है, अर्ली वार्निंग सिस्टम है। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो माउंटेनियस कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पर जितने भी लोग वहाँ पर रहते हैं उनको अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं पहुँची है, या वो थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन जितनी भी हो रही है पॉलिसीज़ की वो वहाँ पर अभी तक नहीं पहुँची। सो एमरजेंसी रिस्पॉन्स में जैसे ही कोई भी कैटास्ट्रॉफिक आता है, नेचुरल कोई आफात आती हैं, उसमें हमारा एमरजेंसी रिस्पॉन्स जो है वो थोड़ा डिले होता है, जिसकी वजह से ये है कि हम लोगों का जो डैमेज है वो थोड़ा ज़्यादा पैमाने पर नज़र आता है। ऑब्वियसली जैसे आपने NDMA की बात की है, हमारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, हमारे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली चेंज बिगिंस इनटू योरसेल्फ। तो पहले यही है कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। सो यही चीज़ है कि हम लोगों ने इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो भी चीज़ कर सकते हैं रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, इस घर को, इस पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए वो करने चाहिए इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर। अच्छा सारा, ये भी ज़रा फरमाइएगा कि ये तो एक कांस्टेंट हमें एक लूमिंग डेंजर नज़र आ रहा है ना, वॉर फुटिंग स्टेप्स पे इस पे इकदाम किए जाने चाहिए इंटरनेशनली। पाकिस्तान मुतासिर हो रहा है, जबकि अभी हमने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कार्बन अखराज में पाकिस्तान का जो हिस्सा है वो 1% से भी कम है, जो कि मुतासरा ममालिक है उन्हें पाकिस्तान 5वें नंबर पर आता है। ये यकीनी तौर पर बहुत अलार्मिंग है। इस तरह बाकी ममालिक भी इससे मुतासिर हो रहे हैं। आपको लगता है कि जितनी अवेयरनेस इंटरनेशनली या पूरी दुनिया में होनी चाहिए इस मॉन्स्टर के हवाले से, वो मौजूद है या अभी भी कहीं कमी है इसमें? देखिए, जहाँ पे आपकी बात ठीक है कि वहाँ पर बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन है बहुत ज़्यादा, पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज़ उस तरह से नहीं जो है वो एड अप करी टू द कार्बन, टू द ग्रीन जो भी गैसेस हैं उसमें। लेकिन ये है कि जो भी वहाँ पर इम्पैक्ट, जो भी वहाँ पे चेंजेस हो रही हैं उनका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर ही आ रहा है। अवेयरनेस है वहाँ पर, और वहाँ पर इंटरनेशनली लेवल पे भी दे एक्चुअली द इंडस्ट्रियलाइजेशन वो दे पे फॉर द कार्बन इमिशन थिंग। हमारे यहाँ ये है कि हमारा चूंकि 1% जो हमारी जो एडअप है टू द एटमॉस्फेयर, दैट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग द कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट। अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँ, हमारे जितने भी हिमालय, हिंदुकुश और कराकोरम के रीजन्स हैं वहाँ पर जो ग्लेशियर मेल्टिंग का जो सिस्टम है वो इस तरह से, मतलब पूरी दुनिया से ज़्यादा वहीं पर ही वो इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वो सेंसिटिव एरियाज़ हैं, माउंटेनियस कम्युनिटीज़ के बहुत सेंसिटिव एरियाज़ है, जिसकी वजह से डाउन टू दी अर्थ जो है हमारी, डाउन टू दी जितनी भी 2 बिलियन पीपल हैं विच एक्चुअली डिपेंड ऑन वो उतने वाटर रिसोर्सेज की वजह से। सो इंटरनेशनली अवेयरनेस तो वहाँ पर भी है, मगर ये है कि वहाँ पर बहुत जल्दी इम्प्लीमेंटेशन और वहाँ की टेक्निक्स और वहाँ की पॉलिसीज़ ने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया था, लोगों से बिल्स चार्ज करना शुरू कर दिए थे जो वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए
इम्पॉर्टेंट है। उनको पता है कि कार्बन इमिशन कितनी है तो उनको कितना एक पे करना है। सो उसी हिसाब से वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है, सोलर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, हाइड्रो पावर्स की तरफ जा रहे हैं, विंड एनर्जीज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे लोग, जो कि यहाँ पर भी हो सकता है। अभी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और जितने भी फंडिंग पॉलिसीज़ हैं वो एक्चुअली इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि हमें इस तरह की रिसर्च की तरफ जाना चाहिए ताकि हम सर्कुलर इकोनॉमी की बात करें, हम वेस्ट वाटर मैनेजमेंट की बात करें, हम जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो अल्टीमेटली ग्रीन सिंथेसिस पे चली जाएं सो दैट हमारा जो नेट है वो ज़ीरो हो जाए कार्बन का। ठीक है डॉक्टर साहिरा, ये फरमाइएगा, आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि अगर हम इस वक्त बात करें मौसम के हवाले से तो एक प्रॉपर एक शिफ्ट नज़र आ रहा है हमें मौसम का। यूरोप के अंदर जहाँ पे कहीं गर्मी कभी पड़ी नहीं थी वहाँ पर हज़ारों साल का गर्मी का रिकॉर्ड टूट चुका है। इस वक्त वहाँ मौसम के गर्मी का जो गर्मी की शिद्दत है वो बढ़ती जा रही है। उसके बरक्स अगर हम एशिया की बात करते हैं और स्पेसिफिकली अगर हम पाकिस्तान को देख लें तो गर्मी का मौसम हमें कहीं स्क्वीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरह गर्मी की शिद्दत यहाँ पर होती थी और जितने महीने हमें बर्दाश्त करना पड़ता था, अब वो सूरत हाल हमें नजर नहीं आ रही। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मौसम एकदम से प्रॉपर शिफ्ट हमें होता हुआ नजर आ रहा है, यूरोप का तमाम मौसम जो है वो एशिया की तरफ अब मुंतकिल हो रहा है और अब ये जो गर्मी है ये उधर शिफ्ट हो रही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो हम उसके साथ साथ सीजनल वेरिएशंस की भी बात करते हैं और हमने पाकिस्तान में ये देखा है कि मार्च में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी एंड देन फिर उसके बाद जितनी भी हमारे मंथ्स जो कि स्प्रिंग का सीज़न पिछले साल बिल्कुल ही ओमिट हो गया था एंड देन उसके बाद अर्ली हमने समर्स देखे और फिर विंटर्स भी बहुत शिद्दत में है। इसी तरीके से जैसे यूरोप में भी इस तरह से है। सो ये तो एक पैटर्न है, ये पैटर्न एसोसिएटेड है आपकी इस पूरे एक स्टिग्मा के साथ जो कि क्लाइमेट चेंज की सूरत में हमारे पास आता है। हमारे पास पैटर्न एब्रप्ट चेंजेस हैं, हमारे पास रेनफॉल्स के एब्रप्ट चेंजेस हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों का मसला ये है कि हमारी इम्पैक्ट यहाँ पे थोड़ा वेस्ट इसलिए है क्योंकि हम एग्रीकल्चर कंट्री से बिलोंग करते हैं और हमारी सीजनल पैटर्न्स इतने ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हैं ड्यूरिंग दैट दिस ईयर एंड द प्रीवियस ईयर तो खैर फ्लडिंग ने भी अच्छा खासा डैमेज किया था, वो एडअप हो गई थी इस चीज़ में। तो ये सीजनल पैटर्न जो जी अच्छा डॉक्टर साहब, इख्तिसार के साथ अगर मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँ कि अब पाकिस्तान क्या कर सकता है, पाकिस्तान किस तरह से इफेक्टिवली अपने केस को प्लीड कर सकता है इन फ्रंट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी कि हम इससे बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं, इख्तिसार के साथ आप बयान कर सकें तो? जी बिल्कुल, जितनी भी आपकी इंटरनेशनल फोरम्स हैं उसके ऊपर हमारे साइंटिस्ट जब भी जाकर बात करते हैं वो यही बात करते हैं कि हम लोग एक्चुअली विक्टिम्स हैं आप लोगों की अर्ली एडवांसमेंट्स के। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि फंडिंग की सूरत में और यहाँ पर जितनी भी एनजीओज हैं या फिर जितनी भी टीम्स यहाँ पर आती हैं फ्लड प्रोन एरियाज को मॉनिटर करने के लिए या फिर जितनी भी प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट हुए हैं इधर इंटरनेशनल कम्युनिटी पे बिल्कुल हम ये बात उठा रहे हैं। हमने अपनी रिसर्च के थ्रू भी ये बात लिखी है उनको और बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी प्रोड्यूस किए हैं इस बारे में कि हमें इंटरनेशनल कम्युनिटीज को एक्चुअली लुक आफ्टर करने की जरूरत है उन एरियाज पे जो कि उनकी एडवांसमेंट की वजह से विक्टिम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साइमा करीमी, माहिर माहौलियात, आप हमारे साथ मौजूद रही। और अभी आपको आगाह करें कि वजारत मजहबी उमूर के ज़रिए तमाम बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में जारी है। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए निगरां वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर डॉक्टर अनीक अहमद ने कहा कि जड़ावाला में जो कुछ हुआ वो निहायत अफसोसनाक है। किसी के अमलाक को नुकसान पहुंचाना जुल्म है। सानह में मुलव्विस शरपसंदों को कड़ी सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तमाम अकलियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी और मसावी हुकूक हासिल हैं। हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ देना रियासत की जिम्मेदारी है। दुश्मन कुव्वतों के मज़मूम मकासिद को कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ारत मजहबी उमूर के ज़ेर एहतमाम बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में जारी है। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए निगरां वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर डॉक्टर अनीक अहमद का कहना था कि जड़ावाला में जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक है। इस हवाले से हम आपको आगाह कर चुके हैं और अभी आपको आगाह करें कि अक़लियती बरादरी के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए रहीम यार खान पुलिस ने हुकूमत पंजाब की हिदायत पर एक मिसाक सेंटर कायम किया है। मिसाक सेंटर में 24 घंटे अक़लियती बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं। तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे इशफाक अहमद। अक़लियती बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस रहीम यार खान में मिसाक सेंटर का क़याम अमल में लाया जा चुका है। मिसाक सेंटर में 24 घंटे तमाम गैर मुस्लिम कम्यूनिटीज़ के पुलिस से मुतल्लिक़ मसाइल का हल और उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। मिसाक सेंटर बेसिकली जड़ावाला वक़ूए के बाद तमाम अक़लियती बरादरी स्पेशल मसीही कम्यूनिटी में बड़े ख़दशात और तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते थे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने
اور آئی جی پنجاب نے اس کو ایک بڑے لیول پہ سوچتے ہوئے ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے. پورے پنجاب میں اضلاعی لیول پہ اور تحصیلات جات میں ہم نے مساق سینٹرز قائم کیے ہیں. مساق سینٹر میں اقلیتی برادری کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا. میں گورنمنٹ کا، آئی جی پنجاب کا اور ڈی پی او رحمِ ارکان کا شکریہ ادا کروں گا کہ یہ بہت اچھا اقدام ہے. اس سے جو ہے احساس محرومی تھا جو اقلیت میں وہ ختم ہو گیا ہے. مساق سینٹر قائم کیے ہیں، اس سے ہمیں پوری یقین دہانی ہوتی ہے کہ ہمارے مسائل جو وہ حل ہوں گے. احساس کمتری کا جو شکار تھے آج اب ہم یہ دور ہو گیا، اس سے ہمیں حوصلہ ملا ہے. امید ہے کہ اب ہمیں جو ہے ہمارے مسائل حل ہوں گے، کہیں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی. ہماری جو منارٹی کے مسائل ہیں وہ لوکل سطح پہ پنجاب پولیس کے حوالے سے اچھے طریقے سے حل ہوں گے اور لوگوں کے دلوں میں محبتیں جاگیں گی. لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ رہیں گے اور امن کا قیام ہوگا. اقلیتوں کے تحفظ اور بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے مساق سینٹر کا قیام خوش آئند ہے. اقلیتی برادری کے افراد نے بھی پنجاب حکومت کی اس مثبت پیش رفت کو احسن قدم قرار دیا ہے. اشفاق احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، رحیم یار خان. پاکستان کے نگراں کابینہ کے مزید 6 اراکین نے حلف اٹھا لیا ہے. گورنر بلوچستان ملک عبدالولی خان کاکڑ نے اراکین سے حلف لیا. نگراں کابینہ میں نوابزادہ جمال رئیسانی اور شیخ محمود الحسن مندوخیل شامل ہیں. حلف لینے والوں میں امان اللہ کنرانی، امیر محمد جوگزئی اور سردار اعجاز جعفر اور آصف رحمان دمڑ بھی شامل ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں، اس وقت ہمارے نمائندے سرفراز شیخ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سرفراز، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے. جی، گورنر ہاؤس بلوچستان میں منعقدہ تقریب میں حلف لیا گیا اور آج مزید توسیع کی گئی. 6 اراکین نے نگراں کابینہ کے تحت جو ہے وہ حلف اٹھایا ہے اور اس میں نوابزادہ جمال رئیسانی ہیں، سردار اعجاز جعفر ہیں، امان اللہ کنرانی ایڈوکیٹ ہیں، محمود الحسن مندوخیل ہیں، امیر محمد جوگزئی اور آصف الرحمان ہیں. تو گورنر ہاؤس میں تقریب حلف برداری کے بعد مبارکباد دی گئی اور کچھ ہی دیر میں وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے صوبائی وزراء کو محکمے تفویض کیے گئے ہیں، جس کے تحت آج ڈاکٹر امیر محمد خان جوگزئی صاحب کو صحت، جبکہ امان اللہ کنرانی کو قانون اور پارلیمانی امور اور پراسیکیوشن کے نگراں وزیر کے طور پر مقرر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ نوابزادہ جمال رئیسانی کو کھیل اور امور نوجوانان اور ثقافت کا قلمدان دیا گیا ہے. اس کے علاوہ شیخ محمود الحسن کو بلدیات اور دیہی ترقی کا محکمہ ملا ہے. اس کے علاوہ سردار اعجاز ترقی کا جعفر محکمہ دیا گیا ہے. سرفراز، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین، اسلام آباد میں پولیس اہلکار کی جانب سے محنت کش خاتون سے غبارے چھیننے کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی، جس کا آئی جی کی جانب سے فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے اہلکار کو معطل کر دیا گیا. لیکن محنت کش خاتون نے غریب اہلکار کو معاف بھی کر دیا. یہ معاملہ ہے کیا، بتا رہے ہیں وقار حیدر. سانسیں بیچنا جرم ٹھہرا. بچوں کی خاطر غبارے بیچنے والی خاتون سے پولیس اہلکار غبارے لے اڑا. خاموش بے یار و مددگار یہ خاتون اور باوردی پولیس اہلکار کا عمل دیکھیے. معاملہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تو آئی جی پولیس ڈاکٹر ناصر اکبر نے بھی پولیس اہلکار کو معطل کر دیا. آئی جی اسلام آباد نے نہ صرف خاتون کو سامان واپس کرایا بلکہ محنت کشوں کو تنگ نہ کرنے کی ہدایت بھی کر دی. پولیس اہلکار کی معطلی کا علم ہوا تو غریب خاتون نے پولیس اہلکار کو معاف کر دیا. کہتی ہیں نوکری کسی کی نہیں جانا چاہیے. ہر کوئی اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کماتا ہے سر. جیسے غریب کماتے ہیں ویسے امیر بھی کماتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. اسے باہر کر دیں، اسے چھوڑ دیں. اس کو احساس ہو تو ایسا. بے انصافی کرنے والے کو معاف کرنے والی خاتون کہتی ہیں پولیس والے بس غریبوں کا خیال رکھیں. وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. اور ناظرین، ابھی راولپنڈی، اسلام آباد اور اس کے مضافات میں وقت ہوا چاہتا ہے اذان مغرب کا. یہ اذان سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله और नाज़रीन, अभी आपको आगाह करें कि अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के 2 रोज़ा वज़ारती कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में जारी है। सेंटर ब्राई पीस एंड स्टेबिलिटी इस्लामाबाद में होने वाली कॉन्फ्रेंस का मौजू अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों की हिफाजत और सलामती है। कॉन्फ्रेंस के आगाज़ में कौमी तराना बजाया गया। इस मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के दौरान शहीद होने वाले शुहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकार, अक़वाम मुत्तहिदा के अमन और ऑपरेशनल सपोर्ट के अंडर सेक्रेटरीज जनरल, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा, वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुसूसी तौर पर शरीक हुए। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का कहना है कि सिनफी इम्तियाज़ के हवाले से पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। पाकिस्तानी हुकूमत के कंधे के साथ कंधा मिलाकर इंसाफ के लिए काम करेंगे। इस्लामाबाद से मरियम मलिक की रिपोर्ट। इदारा तहकीकात इस्लामी यूनिवर्सिटी और एशिया फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम सिनफी इम्तियाज़ के मौजू पर इस्लामाबाद में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार से खिताब करते हुए अमरीकी सफ़ीर का कहना है कि कौमी सिक्योरिटी पॉलिसी ख़वातीन को महफूज माहौल देती है। सिनफी इम्तियाज़ के हवाले से पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। Today's conversations are an important opportunity to highlight best practices for supporting survivors and increase public awareness about the impact these crimes have on individuals and on society. Let us continue to work together to support a Pakistan that is safe, inclusive and just for all of its citizens. इदारे तहकीकात इस्लामी यूनिवर्सिटी के डीजी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़ियाउल हक ने कहा कि सिनफी इम्तियाज़ से मुतासरा अफराद को इंसाफ दिलाने के लिए आगाही पैदा कर रहे हैं। एशिया फाउंडेशन के कंट्री डायरेक्टर हारिस कयूम ने कहा कि सेमिनार का मकसद सिनफी इम्तियाज़ से मुतल्लिक आगाही देना है। सेमिनार से मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी खिताब किया। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। लाहौर के माहौलियाती नमूने में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई है। यह वायरस जनियाती तौर पर अफगानिस्तान में कंधार में पाए जाने वाले वायरस से मुंसलिक है। इसी हवाले से वफाकी वजीर सेहत कहते हैं कि वायरस का बार बार माहौलियाती नमूनों में मिलना तशवीशनाक है। पोलियो के खिलाफ जंग में अफगानिस्तान के साथ मिलकर मरबूत हिकमत अमली तश्कील दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि माहिरीन को वायरस के फैलाव को रोकने के लिए टारगेट्स दिए हैं। हंगामी बुनियादों पर तमाम तर ज़रूरी इकदाम को यकीनी बना रहा हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में अब मुस्बत माहौलियाती नमूनों की तादाद 17 हो गई है। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। सिपाही नौमान खान शहीद 9 जुलाई 2023 को जिला जनूबी वजीरिस्तान में दहशत गर्दों से लड़ते हुए शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। लवाहिकीन का कहना है कि हमें फ़ख्र है कि नौमान को शहादत का अजीम रुतबा मिला और वतन अजीज़ के दिफा की खातिर जान का नजराना पेश करके आने वाली नस्लों के लिए मशलेरा बन गए।
उस शौक था फौज ना जब मैं फौज की रफल चाहूँगा उससे बाद उस मुल्क की कुर्बानी देती मुल्क वास्ते बेड़ा शहादत देती सापनी शहीद का दर्जा बहुत बड़ा दर्जा आनी जैसा शहादत मिल गई बहुत बड़ा दर्जा मिल गया इस पर भी हम बहुत फख्र करने 8 साल नौकरी की थी शहीद थी गया मैंने तस्वीर तक नहीं आता हाथ हड़वे ना आखनी मेरा बच्चा है बच्चा मेरा बहुत शेर है इस तक पहुंचा मेरी कौड़ी गल नाश की थी बस सोनी गुजारी पेव ना भी मेड ना बहना भराव ने पितरेरे ना भी उसे सिर्फ और अपनी शहादत की और अपने घर वालों की देखभाल के लिए बस ये शौक था और उनकी शहादत के बारे में हमें बताता था कि इस तरह हुआ था लेकिन आखिर में अपने आप को वतन पे कुर्बान कर दिया था। और यहाँ एक ब्रेक।